ओके। हुकूमत की नई ऑटो पॉलिसी कल आ रही है। आवाम अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि गाड़ियाँ महंगी होने वाली हैं या सस्ती होने वाली हैं, लेकिन जो जो रिपोर्ट हो रहा है वो यही पता लगा है कि इंपोर्टेड छोटी गाड़ियाँ सस्ती होंगी और इंपोर्टेड बड़ी गाड़ियाँ महंगी होंगी। तो इंपोर्टेड छोटी गाड़ियाँ अगर सस्ती होंगी तो फिर लोकल मैन्युफैक्चरर्स का क्या बनेगा, जो कि बहुत महंगी गाड़ियाँ बेच रहे हैं। हुकूमती हलकों में हमेशा की तरह यही कहा जा रहा है कि नई ऑटो पॉलिसी में 5 साल के लिए होती है। बाय द वे ऑटो पॉलिसी, एक सेकंड, ये सारी ऑटो पॉलिसी इंपोर्टेड गाड़ियों की है, नॉट द वंस दैट हैव बीन। पूरी ऑटो पॉलिसी होती है जो हर चीज़ का अहाता करती है, और उसमें ईवी की भी बात होगी, उसमें पीएचईवी की भी बात होगी, हाइब्रिड गाड़ियों की भी बात होगी, सब तरह। ये पूरी ऑटो पॉलिसी पूरी इंडस्ट्री की डायरेक्शन डिफाइन करती है, एंड इट इज फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। ठीक है। सो आवाम और ऑटो सेक्टर दोनों के मफादात का हुकूमत कह रही है कि तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर पर अब बैरून मुल्क से 5 साल से पुरानी गाड़ी भी दरामद की जा सकेगी। लाइक पहले तो 5 साल तक की पाबंदी थी ना, 5 साल से पुरानी गाड़ी आप नहीं मंगवा सकते थे जापान वगैरह से, जहाँ से गाड़ियाँ ज़्यादातर आती हैं। चंद रोज़ पहले कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में ब्रीफिंग से अंदाज़ा होता है कि नई ऑटो पॉलिसी में सारिफीन के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ का इम्कान या सामान मौजूद है। वज़ारत तिजारत और FBR हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ कैटेगरीज की गाड़ियों और ऑटो पार्ट्स पर आयद ड्यूटीज़ और टैक्सेस में नुमाया कमी होने जा रही है। 1800 सीसी से ज़ायद गाड़ियों पर मजमूई ड्यूटीज़ और टैक्सेस की शरह मौजूदा कितनी 156% से कम करके 74% हो सकती है। इसी तरह 1500 से 1800 सीसी गाड़ियों पर आयद मजमूई टैक्सेस 91% से कम होकर 97% हो सकते हैं। 1000 से 1500 सीसी गाड़ियों पर 76% से कम होकर 52% हो सकते हैं। 850 सीसी तक छोटी गाड़ियों पर भी टैक्स और ड्यूटी की शरह 650% से कम होकर 66% से कम होकर 42% तक लाने की तजवीज़ है। हुक्काम के मुताबिक इन इकदामात से दरामदी गाड़ियों की लागत में कमी आएगी, जिसका बराह रास्त फ़ायदा सारिफीन को पहुंच सकता है। जहां तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पॉलिसी की बात है तो FBR हुकाम ने कमेटी को बताया है कि $75,000 या तकरीबन 2 करोड़ रुपए तक की मालियत की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लागू नहीं होगी। अलबत्ता इससे ज़्यादा कीमत रखने वाली गाड़ियों पर टैक्स आयद किया जाएगा। प्लीज़ एक्सप्लेन। जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बहुत सारे ब्रांड पाकिस्तान में मौजूद हैं। जो गाड़ी 2 करोड़ रुपए तक की है उस पे कोई एक्साइज, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ महंगी होती हैं और अक्रॉस द वर्ल्ड महंगी होती हैं। वी शुड आल्सो अंडरस्टैंड दिस। 2 करोड़ रुपए तक की अगर गाड़ी है तो उस पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी, ताकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोट किया जा सके। लेकिन ठीक है, अगर उससे महंगी कोई गाड़ी है तो उस पे फिर ड्यूटियाँ लगेंगी। 3-4 करोड़ की अगर गाड़ी, हाँ, इवन 2.5 करोड़ तक की भी कोई गाड़ी है। एक ट्रक बड़ा मशहूर है, वो इससे पता नहीं 2.5 का है या 2.25 का है। बज़ाहिर यही लग रहा है। हाँ, वो इलेक्ट्रिक है। हाँ, वो इलेक्ट्रिक है। आगे चलो, शार्क की बात करें हम। बज़ाहिर यही लग रहा है कि गाड़ियों की कीमत में कमी कहीं ना कहीं ज़रूर आने वाली है। इसी पे ज़रा बात करते हैं। शंकर तलरेजा साहब ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ हैं। तलरेजा साहब, नई ऑटो पॉलिसी से मुताल्लिक अभी तक जो बातें लीक हो रही हैं या सामने आ रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं इसके बाद छोटी गाड़ियाँ और इम्पोर्टेड छोटी गाड़ियाँ सस्ती होने वाली हैं, प्रॉब्ली बड़ी महंगी हो जाएंगी। आप कुछ कह रहे हैं इसके बिल्कुल उलट हो सकता है। आपके पास क्या खबरें पहुँच रही हैं? व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन टुमारो? देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं। जो जहां तक बजट की बात है, जो फाइनेंस बिल के अंदर चेंजेस हैं उसमें तो लार्जली जो 1800 सीसी से अबव की गाड़ियां हैं वो ड्यूटीज गवर्नमेंट ने बढ़ाई हैं। तो वो गाड़ियां प्रोबेबली हम देखें कि शायद महंगी हो जाएं, और जो ईवीज हैं, ईवीज पे जो कंसेशंस हैं वो कंटिन्यू रखी हैं। बाकी जो पिछले कुछ टाइम पे जो हमने 2-3 दिनों से नेशनल टैरिफ पॉलिसी के अंडर, जो कि फाइनेंस बिल से सेपरेट था, फाइनेंस बिल में उसका डिस्कस नहीं था। अगर हम उस पॉलिसी के अंदर चले जाते हैं नेशनल टैरिफ पॉलिसी के अकॉर्डिंगली, या जो न्यू ऑटो पॉलिसी आ रही है, क्योंकि ये मिक्स हो रहा है काफ़ी। अब अगर उस पॉलिसी की बात करें तो उसमें तो देखें, ये लास्ट ईयर ही डिस्क्लोज हो गया था कि ऑटो पे जो ड्यूटीज़ हैं वो ग्रेजुअली कम हो जाएंगी, जिससे जो इम्पोर्टेड गाड़ियां हैं वो हर साल हम देखेंगे सस्ती होती जाएंगी। क्योंकि जो गवर्नमेंट ने 40% ड्यूटी एक सेपरेट भी लगाई थी, वो हर साल 10-10% से 30%, फिर 20% होनी थी। तो इन सारी डेवलपमेंट्स के बेसिस पे अगर मैं आपको बताऊं, अंडर द नेशनल टैरिफ पॉलिसी गाड़ियों की कीमत तो फॉर श्योर कम हो सकती है। लेकिन अगेन उसको फाइनेंस बिल का पार्ट बनाते हैं या नहीं बनाते, ऑटो पॉलिसी का पार्ट बनाते हैं, दैट इज येट टू बी सीन। तो अभी तक की जो क्लैरिटी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो ईवी गाड़ियां हैं, ईवी गाड़ियों पे कंसेशंस गवर्नमेंट ने 1 साल कंटिन्यू की हैं। बाकी जब ऑटो पॉलिसी अनाउंस होगी तो उसके अंदर फर्दर क्लैरिटी आ सकती है।
अच्छा ये भी बताएं, और ये सवाल बहुत उठता है ख़ासतौर पे जब बाहर के मुल्कों से कंपेयर किया जाता है ना, जब हम दीगर ममालिक की जानिब देखते हैं तो ये नज़र आता है कि गाड़ी सस्ती हो या महंगी हर किसी के लिए अफोर्डेबल इसलिए हो जाती है क्योंकि बाआसानी लीज़ हो सकती है। अब बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं फाइनेंस होने में गाड़ी और लीज़ होने में। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो होता है वो गाड़ी फाइनेंस आप करवा सकते हैं, इंडिविजुअल के लिए बहुत ही कम लिमिट है जो गाड़ियों की कीमत है उसके मुकाबले। हाँ 80% तो आप खुद ही दे रहे हैं और उसके बाद लीज थोड़ा सा है। तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा या हो ही नहीं सकता? देखिए एक तो दो तीन वजूहत हैं इसके पीछे। एक तो जो यहाँ पे सेंट्रल बैंक की एक पॉलिसी लिमिट है कि 30 लाख से ऊपर आप गाड़ी की फाइनेंसिंग के लिए बैंक से लोन नहीं ले सकते। तो आजकल 30 लाख की तो गाड़ी पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि कोई अवेलेबल है या जो लोन की रीपेमेंट अफोर्ड कर सकता है वो इतनी कम जो वैल्यू की गाड़ी है वो परचेज करेगा। तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ी हिंड्रेंस तो यही है कि जो ऑटो पॉलिसी की कैप लगाया हुआ है अमाउंट 30 लाख का, वो एक आप समझ लें कि रिमूव अगर हो जाए आगे चल के, क्योंकि देखें एक हिसाब से ये सही डिसीजन भी था क्योंकि जो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी है, एक्सटर्नल अकाउंट थे, उनको मैनेज करने के लिए, इंपोर्ट्स को कम करने के लिए, लग्जरी इंपोर्ट्स ये कहलाती हैं, उनको कम करने के लिए सेंट्रल बैंक ने ये मेजर्स लिए थे जिसकी वजह से हमने इम्प्रूवमेंट भी काफ़ी देखी थी। अब जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता रिजर्व्स पाकिस्तान के बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट ईयर प्रोबेबली हम ऑल टाइम हाई रिजर्व्स की लेवल पे भी पहुंचेंगे। तो और गवर्नर ने भी बताया है कि दिस ऑप्शन इज अंडर एक्टिव कंसिडरेशन कि इसको हम मज़ीद बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते या कब बढ़ाएंगे। तो आई थिंक ये अगर लिमिट बढ़ती है तो डेफिनेटली जो ऑटो फाइनेंसिंग की लिमिट है जब बढ़ जाएगी तो एक डिमांड फर्दर क्रिएट होगी और ज़्यादा पेनिट्रेशन होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब जो मैन्युफैक्चरर हैं वो खुद भी इंस्टॉलमेंट फेज पे गाड़ियां देना शुरू कर चुके हैं। ये हम 2-3 साल से ट्रेंड देख रहे हैं। हमने पहले 70 साल में कभी ये नहीं देखा था कि ऑटो कंपनीज जो हैं अपने बैलेंस शीट से फाइनेंस करके लोगों की परचेजिंग पावर को ऑगमेंट करें या उनको इंस्टॉलमेंट बेसिस पे गाड़ियां प्रोवाइड करें। लेकिन आज के टाइम पे सेंट्रल बैंक की पॉलिसी भी है और कंपनीज खुद भी जो है फाइनेंसिंग के थ्रू इंस्टॉलमेंट्स के बेसिस पे जो है कंज्यूमर्स को गाड़ियां प्रोवाइड कर रही हैं। तो आई थिंक ये बहुत इनकरेजिंग है। इसमें हम आगे फर्दर ग्रोथ देख सकते हैं। वो जो आप कंपैरिजन कह रहे हैं रीजनल पर कैपिटा कंजप्शन का, वो ऑटो में हम आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्जेंस देखते हैं। अच्छा शंकर साहब, हमारी मकामी इंडस्ट्री खासतौर पर वो कंपनियां जो कई दिहाइयों से यहाँ गाड़ियाँ तैयार कर रही हैं, उन्हें शिकायत रहती है कि हुकूमती पॉलिसियाँ मकामी इंडस्ट्री के फ़रोग के बजाय उसे नुकसान पहुँचाती हैं। मतलब जो ओल्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तो 2 ही हैं, यहाँ पे 3 हैं चले। अब आपको ये बात ठीक लगती है या उनकी बात में वजन है? देखें ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो रहेगा हमेशा। पॉलिसी से किसी को बेनिफिट होगा, किसी को नुकसान होगा। हम अगर पिछली 2 पॉलिसीज की बात करें, उन पॉलिसीज की वजह से ही पहले 3 मैन्युफैक्चरर होते थे, आज 10 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर हैं, असेंबलर्स हैं गाड़ियों के। तो ये तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन फ्रेंडली पॉलिसीज थी जिसकी वजह से हमने ऑटो सेक्टर के अंदर इतने बड़े बड़े ब्रांड्स को आते हुए देखा। स्टार्टेड फ्रॉम हुंडई, किया, उसके बाद कितनी चाइनीज कंपनीज आई जो साजगार के थ्रू या मल्टीपल कंपनीज के थ्रू तो पाकिस्तान में उन्होंने आके अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट की। तो आई थिंक ये एक इनकरेजिंग पॉलिसीज थी जिसकी वजह से हमने एक काफ़ी ज़्यादा कंपनीज का हमने यहाँ पे रुझान देखा पाकिस्तान की तरफ। सबसे लेटेस्ट जो BYD की इन्वेस्टमेंट है वो भी एक बहुत बड़ा इनकरेजिंग स्टेप है। तो मेरा ख्याल है कि पॉलिसीज जो पिछली 2 आई हैं उन्होंने तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा ही दिया है, न्यू इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया है। अब जो नेक्स्ट पॉलिसी जो कि अंडर कंसिडरेशन है उसके क्या पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये पिछले 1.5-2 साल से फाइनल हो रही है, तो वो जैसे फाइनल होगी तो वो पता चलेगा कि वो कितनी फ्रेंडली है कंज्यूमर के लिए या कितनी फ्रेंडली है मैन्युफैक्चरर के लिए, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन पिछली 2 पॉलिसीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन में बड़ा हेल्प की हैं दोनों पॉलिसीज ने। You're right कि ज़ाहिर है पहले 3 होते थे, अब तो 10 हैं, ऑलमोस्ट 10 से भी ज़्यादा। अच्छा अब ये इस बात को तो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि फ्यूचर जो है वो पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ नहीं है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ही फ्यूचर है। दुनिया में तो वो फ्यूचर क्या है, प्रेजेंट है।
पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली बहुत सी गाड़ियाँ जो हैं वो तैयार हो रही हैं, इंपोर्ट भी हो रही हैं, लोग इस तरफ जा भी रहे हैं, लेकिन हमारे बड़े शहरों तक में इलेक्ट्रिक चार्जिंग वगैरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मौजूद नहीं है। और बाकी मुल्क की तो ऑब्वियसली हम कोई ख़ास बात नहीं कर सकते, बिकॉज बड़े शहरों में नहीं है तो छोटों में क्या होना है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हुकूमत क्यों नहीं कुछ कर रही? ये करेंगे तो लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा कि हम ईवी लें। पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर होना पहले चाहिए। वो दिखाओ ना कि भाई हम ये ना हो कि सड़क के बीच में जाके हम रुक गए और कुछ पता नहीं है कि क्या करना है। देखिए, मेरा ख्याल है हुकूमत ने तो इतना भी अनाउंस कर दिया था, आई थिंक 19 रुपए का यूनिट चार्जिंग स्टेशन को अवेलेबल होगा। वो आगे जाके कितने का भी बेचते हैं, वो हुकूमत का उसमें कोई अमल दखल नहीं होगा। तो आई थिंक 19 रुपए ही था। तो अगर हम उसको देखें, गवर्नमेंट ने तो इतना बड़ा इंसेंटिव दे दिया कि हमसे आप एक फिक्स रेट पे लो, उसके बाद आप जितना मार्जिन रख के बेचना चाह रहे हो तो आप बेचो उसको। तो ये एक बहुत बड़ी पॉलिसी है। देखिए, पाकिस्तान में जो एनर्जी बिजनेस है वो जनरली रेगुलेटेड है। आप पेट्रोल डीजल का एग्जांपल लें, पर लीटर पे फिक्स मार्जिन है। पर साल मार्जिन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है। यहाँ पे तो आपके पास एक ऑप्शन है, कंज्यूमर के पास ऑप्शन है, इन्वेस्टर के पास ऑप्शन है कि आपको एक फिक्स रेट पे गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी दे रही है और उसके बाद आप कोई भी मुनाफा चार्ज करके आप आगे बेच सकते हो। रही बात, देखिए, ये पेनिट्रेशन में टाइम लगता है क्योंकि एक इवॉल्विंग सेगमेंट है। आज पाकिस्तान की टोटल सेल्स में जो ईवी गाड़ियों की सेल्स है वो लेस देन 5% है। तो उस बेसिस पे एक इकोनॉमिक केस बनना, फिजिबिलिटी बनना बहुत डिफिकल्ट है। जब हम एक पेनिट्रेशन देखेंगे ईवीज की पाकिस्तान में तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसको फॉलो करेगा। देखिए, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्टर खुद ही आ जाता है। तो पॉलिसीज मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने एक जो इनिशियल अनाउंस की है इलेक्ट्रिसिटी रेट से रिलेटेड, तो वो काफ़ी इंकरेजिंग है। डाउन द रोड हम जाके देख सकते हैं अगले 2-3 साल में आहिस्ता आहिस्ता इसकी पेनिट्रेशन को फर्दर हम बढ़ता हुआ देखें। होपफुली। और पता है क्या, थैंक यू शंकर, थोड़ा सा हमें भी मज़ीद एजुकेट होने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में एक वो भी कॉन्सेप्ट है ना, एक तो वो वाला दौर से हम फाइनली निकल आए हैं जब आप गाड़ी लेते थे एज एन एसेट, और वो दुनिया में वाहिद मुल्क था जहां सस्ती लेते थे और चंद साल बाद महंगी बिका करती थी। हाँ, ये था कौन, ये था, ये हुआ है, चीज़ खत्म, ये हुआ है। लेकिन अब वो वाले सिस्टम से उस साइकिल से हम निकल गए हैं क्योंकि डॉलर रुपये हमारा डिवैल्यू हो रहा था एंड ऑल दैट। उससे गाड़ी की कीमतें इतनी बढ़ जाती थी तो रीसेल भी बढ़ जाती थी। लेकिन एट द सेम टाइम अभी भी हर पाकिस्तानी के जहन में गाड़ी लेते हुए पहला सवाल, एक आम पाकिस्तानी जो है उसके जहन में, इसकी क्या रीसेल होगी, इसकी क्या रीसेल होगी। ये नए नए नामों की जो कंपनियां है ना आजकल जो रूल पड़ी हुई है और हर कोई वही गाड़ियां ड्राइव कर रहा है। शुरू में इनके बारे में भी यही होता था कि लेकिन इट्स नॉट लाइक यू नो द टू मेजर नेम्स ऑफ कार्स जो पाकिस्तान में होती हैं, ये वो तो नहीं है, तो कौन खरीदेगा एंड ऑल दैट। बट नाउ हाउ थिंग्स आर चेंजिंग। दूसरा ये है कि हमारे इर्द गिर्द जो मुल्क हैं, वैसे तो हमें नहीं कंपेयर करना चाहिए अपने आप को, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फ़रोग देने के लिए मतलब चप्पे चप्पे पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो रिचार्जिंग यूनिट्स लगाए और मुफ्त दिए। मतलब दुबई में शॉपिंग मॉल्स में आप जाके अपनी गाड़ी वहाँ पार्क कर सकते हैं और उसको आप लगा दें, साथ वो चार्ज होती रहेगी वाई यू आर पार्किंग इनसाइड। आप आए हैं, आपने वो चार्जर निकाले और गाड़ी ले जाएं, नो पेमेंट एट ऑल। सो एंड दिस हैज़ बीन हैपनिंग फॉर ईयर्स। इस तरह उस मुल्क में जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की भरमार होगी है बिकॉज दिस इज द इंसेंटिव दे आर गिविंग। अब वो 2-3 दिरहम अगर लगा भी देंगे, पीपल विल स्टिल ऑब्वियसली प्रेफर कि वो ही करें। इन एनी टाइम बी बेटर देन अ पेट्रोल कार और डीजल। और हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को भी ज़रा स्टडी करने की ज़रूरत है, थोड़ा एजुकेट करें लोगों को एंड टेल अस कि भाई ये जो बैटरियों वाली गाड़ियाँ होती हैं इनकी रीसेल एक्चुअल क्या होती है, क्योंकि एक कंसिडरेबल चंक जो होता है वो आपकी सेविंग का जा रहा होता है। उस दिन हमने वो बात की थी ना ईवी स्कूटर्स की, याद है? पर जब बताया था कि लाहौर में इस तरह ये हुकूमत का ये एक है जिसमें दे आर गोइंग टू पुट अप दीज ईवी स्कूटर्स एंड ऑल दैट। उसके बाद जो फीडबैक आई थी और उसमें कंज्यूमर बिहेवियर की बात हो रही थी। इनफैक्ट कंज्यूमर को निकालते हैं बिहेवियर की बात हो रही थी कि हाउ आर वी गोइंग टू डील विद दैट। आई मीन लोगों में ऑलमोस्ट जो हमें फीडबैक आ रही थी उसमें किसी को कोई फेथ नहीं था कि पीपल विल बी एबल टू रिस्पेक्ट दैट बाइक and use it like it should be used and not abuse it और you know उसको वापस पार करेंगे और जो जो इसके स्पॉट्स हैं and all that. So we have a lot to do. अगर हो जाए तो बड़ा अच्छा है। We have a lot of changes you know behaviorally हमें कुछ करने पड़ेंगे to adopt these new standards. 3 मिलियन की, चलिए खैर अभी आगे बढ़ते हैं। क्यों इतनी अच्छी बात थी? 3 मिलियन वाली जो कदगन है उस पर भी ज़रा क्या रिव्यू कर सकते हैं अब या नहीं कर सकते?